नमस्कार। स्टैंडर्ड्स वॉच के 34वें संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुधांशु राय। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकारी नीतियों और देश के आर्थिक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह इनोवेशन को प्रोत्साहित करते हुए स्टेक होल्डर्स को भविष्य निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाता है। इसी दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न पहलों और सुधारों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो इंडस्ट्री के लिए एक सक्षम फैसिलिटेटर के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है। इस संस्करण में हम इसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हाइलाइट्स। भारतीय मानक ब्यूरो की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग मानक भवन में आयोजित। बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी ने की। कार्यक्रम में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री BL वर्मा, लोकसभा सदस्य श्री भोला सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उत्पाद प्रमाणन, गुणवत्ता आश्वासन तथा अनुरूपता मूल्यांकन के प्रति भारतीय मानक ब्यूरो की प्रतिबद्धता की सराहना की। मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु प्रस्तावित MOU पर ब्रिक्स नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी की पहली वर्चुअल बैठक 28 अप्रैल को आयोजित। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री संजय गर्ग ने की। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों ने मानकीकरण के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग तथा व्यवस्था तंत्र विकसित करने पर किया विचार विमर्श। क्वालिटी इकोसिस्टम को सशक्त बनाने की दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग स्कीम का 5 जिलों में विस्तार। अब देश के कुल 385 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग लागू, जिससे उपभोक्ता संरक्षण तथा गुणवत्ता मानकों के प्रवर्तन को बल मिला। पटना ब्रांच ऑफिस द्वारा 29 अप्रैल को MSME फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं पेवर ब्लॉक्स निर्माताओं के लिए एक इंडस्ट्री मीट आयोजित। कार्यक्रम में 50 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। निर्माताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए BIS प्रमाणन तथा लाइसेंसेस प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के दिल्ली शाखा कार्यालय द्वारा 4 मई को मानकों और प्रमाणन पर औद्योगिक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में इंडस्ट्री प्रतिनिधियों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तथा हितधारकों की सक्रिय सहभागिता, गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मानकीकरण को बढ़ावा देने के प्रति BIS की प्रतिबद्धता को किया गया सुदृढ़। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम में मानकीकरण जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। उद्देश्य रहा छात्रों, संकाय सदस्यों तथा शोधकर्ताओं में मानकीकरण के महत्व और भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। भारतीय मानक ब्यूरो बेंगलुरु ब्रांच द्वारा 5 मई को सेल ब्राइट डिजिटल में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, परिणाम स्वरूप 42 लाख मूल्य के 519 लेपल माइक्रोफोन्स जब्त। इसी प्रकार कोयम्बतूर ब्रांच ऑफिस द्वारा सलाई MS ज्वेलर्स पर रेड, बिना मैंडेटरी HUID नंबर के लगभग 92 लाख की गोल्ड ज्वेलरी जब्त। चेन्नई ब्रांच ऑफिस द्वारा 6 मई को 3 एस्टैब्लिशमेंट्स पर एनफोर्समेंट ड्राइव, ISI मार्क के बिना टॉयज और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का भंडारण तथा विक्रय किया जा रहा था। वैश्विक बाजार में जहां क्वालिटी सर्वोपरि है, भारतीय मानक ब्यूरो विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो जहां एक ओर इंडियन स्टैंडर्ड्स के माध्यम से क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए कंज्यूमर सेफ्टी को सुनिश्चित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रिफॉर्म्स और विभिन्न इनिशिएटिव्स के जरिए बिजनेसेस को हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रदान कर रहा है।
इससे कंप्लायंस प्रोसेस अधिक सरल और तीव्र हो रही है तथा क्वालिटी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिल रही है। आइए देखते हैं फीचर स्टोरी। वैश्विक सप्लाई चेन कम्पिटिटिवनेस के इस दौर में जहां प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, ऐसे में इन सभी का गुणवत्तापूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। गुणवत्ता, उपभोक्ता सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी के रूप में स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप रिगरस स्टैंडर्ड्स विकसित कर इसे संभव बनाता है। भारतीय मानक मात्र टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं जो देश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ इनोवेशन को प्रोत्साहित करते हैं तथा बाजार व्यवस्था में विश्वसनीयता को सुदृढ़ करते हैं। यह मानक रेगुलेशन को अधिक सरल और व्यवसाय अनुकूल बनाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। इन मानकों के अनुरूप कंप्लायंस प्रोसेस को अधिक सरल, त्वरित और सुव्यवस्थित बनाना आवश्यक है। इससे बिजनेसेस को मार्केट्स तक पहुंच मिलती है, कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है तथा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस अधिक सुव्यवस्थित बनते हैं, जिससे इंडियन गुड्स और सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट्स में विश्वसनीय स्वीकार्यता प्राप्त होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने औद्योगिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम और इनिशिएटिव्स लागू किए हैं। BIS ने सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस का डिजिटाइजेशन किया है, जिससे बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कार्य प्रणाली अधिक सरल, सुगम और सुव्यवस्थित हुई है। BIS ने बिजनेसेस के लिए सर्टिफिकेशन वैलिडिटी को बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दिया है। मैन्युफैक्चरर्स द्वारा हर वर्ष पूरी की जाने वाली डॉक्यूमेंटेशन तथा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के भार को कम कर BIS कंप्लायंस प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने में सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त BIS ने उद्योगों के लिए प्रवेश से जुड़ी व्यावहारिक बाधाओं को भी कम किया है। अब मैन्युफैक्चरर्स शेयर्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज अथवा एक्रेडिटेड थर्ड पार्टी लैब्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भार कम होता है और इनोवेशन को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। BIS ने फैक्ट्री सर्वेलेंस के बजाय अब मार्केट सर्वेलेंस पर अधिक फोकस किया है। कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए फैक्ट्री सर्वेलेंस को अब हर वर्ष के बजाय 5 वर्ष में केवल एक बार किया जा रहा है। फैक्ट्री सर्वेलेंस की संख्या में ये कमी कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित करेगी। MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए BIS ने मिनिमम मार्किंग फी में कंसेशन प्रदान किया है। मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए 20%, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए 50% तथा माइक्रो स्केल और स्टार्टअप एंटरप्राइजेस के लिए 80% तक फी कंसेशन दिया गया है। साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तथा नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए अतिरिक्त 10% फी कंसेशन भी उपलब्ध कराया गया है। इस परिवर्तन के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जहां पिछले वर्ष 10,000 से अधिक डोमेस्टिक सर्टिफिकेशंस प्रदान किए गए हैं। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के माध्यम से इनमें से 95% एप्लीकेशंस का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया गया है। कंप्लायंस प्रोसेस को तीव्र तथा सुव्यवस्थित बनाकर भारतीय मानक ब्यूरो बिजनेसेस को कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान कर रहा है। इन पहलों के माध्यम से BIS फैसिलिटेटर के रूप में बिजनेसेस को सशक्त बना रहा है, जिससे कंप्लायंस बर्डन कम हो रहा है तथा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो विकसित भारत के लिए हितधारकों का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय मानक ब्यूरो क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए हितधारकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सशक्त बना रहा है तथा विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आइए इस विषय को और विस्तार से समझते हैं
भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक प्रमाणन श्री HJS पसरीचा जी से हमारे सेगमेंट स्टैंडर्ड्स टॉक में। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय श्री HJS पसरीचा। हमें बताइए, गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण और उद्योग विकास के बीच किस प्रकार से संतुलन स्थापित किया जाता है, जरा हमें बताइए। जब भी किसी उत्पाद के लिए कोई मानक लागू होता है तो ये दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है, उपभोक्ता के लिए भी। उपभोक्ता को ये विश्वास होता है कि ये उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित किया गया है और उसे गुणवत्तापूर्ण तथा सुरक्षित उत्पाद ही प्राप्त हो रहा है। ओके। वहीं मैन्युफैक्चरर को भी इससे इमेज एनहांसमेंट प्राप्त होता है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का निर्माण कर रहा है। इससे केवल कंपनी की इमेज ही नहीं, बल्कि इससे प्रोडक्ट कैटेगरी में देश की छवि भी मजबूत होती है। भारत इन उत्पादों का निर्माण संबंधित मानकों के अनुसार करता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 2021 में भारत में टॉयज QCO लागू किया गया। उससे पहले QCI द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसमें 66% सैंपल मानकों के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं पर खरे नहीं पाए गए। खिलौनों का गुणवत्तापूर्ण होना बच्चों की सुरक्षा हेतु आवश्यक है, इसलिए DPIIT द्वारा QCO लागू किया गया और BIS ने उसे इंप्लीमेंट किया और आज कंप्लायंस रेट 90% से अधिक है। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे ISO स्टैंडर्ड्स और IEC स्टैंडर्ड्स को भारत में अपनाया है और उन्हें लागू किया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा लाभ उपभोक्ता को मिला है क्योंकि उन्हें कंप्लायंट प्रोडक्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। वहीं इंडस्ट्री को भी इसका लाभ मिला। पहले भारत खिलौनों का नेट इंपोर्टर था, जबकि अब हम खिलौनों के क्षेत्र में एक नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इसलिए मानकों के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन से ये दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है। मानकों के साथ BIS ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और व्यवसायों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी कार्य कर रहा है। ऐसे में क्या आप हमें बता सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु भारतीय मानक ब्यूरो क्या कदम उठा रहा है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उत्पाद प्राप्त हो। अब मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री को सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रोसीजर्स और सिस्टम्स उपलब्ध कराना आवश्यक है जिनसे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तब हमने अपने पूरे प्रोसेस को री इंजीनियर करते हुए इंडस्ट्री के लिए सिंप्लीफिकेशन पर कार्य आरंभ किया। वर्ष 2018-19 में BIS पोर्टल के कंप्लीट डिजिटाइजेशन की शुरुआत की गई ताकि पूरी प्रोसेसिंग केवल डिजिटली पोर्टल के माध्यम से हो सके। मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। एप्लीकेशन करने के बाद एप्लीकेंट डैशबोर्ड के माध्यम से एप्लीकेशन की प्रोग्रेस और स्टेटस जान सकता है। इसके साथ ही हमने देश भर की ब्रांचेस के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस भी निर्धारित की। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स बनाया गया जिसके अंतर्गत सर्टिफिकेशन 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जा सकता है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पिछले 4 से 5 वर्षों में इस 30 डे सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स के अंतर्गत हमारा कंप्लायंस रेट 95% से अधिक रहा है। यानी अब इंस्पेक्टर राज जैसी स्थिति नहीं है और एप्लीकेंट को केवल पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। पोर्टल पर एप्लीकेशन दी जाती है, हम इंस्पेक्शंस भी करते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया टाइमली मैनर में पूरी की जाती है। ये पोर्टल और हमारे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ ही वर्ष 2023 में MSME इंडस्ट्री के लिए कंसेशंस भी प्रदान किए गए। माइक्रो सेक्टर के लिए एनुअल फीस में 80% की छूट दी गई। स्मॉल सेक्टर के लिए 50% तथा मीडियम स्केल सेक्टर के लिए 20% कंसेशन दिया गया। स्टार्टअप्स को भी 80% कंसेशन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त विमेन एंटरप्रेन्योर्स तथा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की यूनिट्स के लिए 10% अतिरिक्त कंसेशन भी दिया गया है। ये सुविधा वर्ष 2026 तक लागू थी, जिसे अब बढ़ाकर वर्ष 2029 तक कर दिया गया है। 2029। इस एक्सटेंशन के पीछे क्या सोच थी, हमें बताइए। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? मुख्य उद्देश्य ये था कि MSMEs को प्रोत्साहन मिले और सर्टिफिकेशन के कारण उन पर किसी प्रकार का वित्तीय बोझ ना हो। हमारा उद्देश्य कॉस्ट रिकवरी सुनिश्चित करना है, जिसमें लार्ज स्केल सेक्टर भी योगदान दे रहा है। इसी कारण हम अपने चार्जेस मुख्य रूप से लार्ज स्केल सेक्टर से रिकवर कर पाते हैं। इसलिए माइक्रो और स्मॉल स्केल सेक्टर को
सब्सिडाइज्ड सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है। आपने एमएसएमईज और स्टार्टअप्स का उल्लेख किया, ऐसे में सर्टिफिकेशन उनके बिजनेसेस को सफल बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? मेरा मानना है कि ये स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल सेक्टर के लिए मददगार साबित हो रहा है। उदाहरण स्वरूप एक टॉय प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनी भी बना रही है और वही प्रोडक्ट एक स्मॉल कंपनी भी बना रही है। दोनों ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रोडक्ट उसी रेलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है जो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइंड है। यदि उनका प्रोडक्ट उन्हीं मानकों के अनुरूप है जिनका पालन मल्टीनेशनल कंपनी भी करती है, तो इससे उन्हें मार्केट में इक्वल फुटिंग प्राप्त होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत फैक्ट्री सर्वेलेंस से मार्केट सर्वेलेंस की ओर रुख करने का निर्णय क्यों लिया गया और इससे इंडस्ट्री को किस प्रकार लाभ मिल रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए हमने 2 से 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले ग्रांट ऑफ लाइसेंस की अवधि 1 से 2 वर्ष होती थी और उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता था। सामान्यतः केवल 1 वर्ष का रिन्यूअल लिया जाता था क्योंकि 5 वर्षों के रिन्यूअल के लिए फीस जमा करनी पड़ती थी। अब हमने ग्रांट तथा रिन्यूअल दोनों की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है, जबकि फीस का पेमेंट एनुअल बेसिस पर ही किया जाएगा। ये पहला कदम है। दूसरा कदम, लगभग 3 वर्ष पहले हमने रिस्क बेस्ड सर्विलेंस को अपनाया। रिस्क बेस्ड सर्विलेंस का अर्थ है कि कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर्स पर कम सर्विलेंस होगा जबकि नॉन कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर्स पर अधिक सर्विलेंस किया जाएगा। यानी मैन्युफैक्चरर्स को अलग अलग कैटेगरीज में जी रखा हाँ, जाता इसे है। रिस्क कैटेगराइजेशन कहा जाता है। अब हमने ये प्रयास किया है कि रिस्क कैटेगराइजेशन के अंतर्गत भी हमारा फोकस फैक्ट्री सर्विलेंस के बजाय मार्केट सर्विलेंस पर अधिक हो। इससे जिस टर्मिनोलॉजी को सामान्यतः इंस्पेक्टर राज कहा जाता है उसे कम किया जा सके। साथ ही इंस्पेक्शन के दौरान इंडस्ट्री और BIS टीम के बीच मिनिमल इंटरैक्शन रहे। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसी कारण हम मार्केट सर्विलेंस मैकेनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे हम कंज्यूमर की तरह मार्केट से सैंपल खरीदते हैं और उसका परीक्षण करवाते हैं। यदि वो सैंपल कंप्लायंट पाया जाता है तो ये माना जाता है कि मैन्युफैक्चरर क्वालिटी गुड्स का उत्पादन कर रहा है। यानी कि BIS टीम स्वयं मार्केट से प्रोडक्ट लेकर उसका परीक्षण करती है, ना कि इंडस्ट्री के कहने पर ऐसा करती है, ऐसा ही है ना? जी हाँ, ये एक प्रोएक्टिव मेजर है। हम मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और लैब्स में उसका परीक्षण करवाते हैं। रिपोर्ट कंप्लायंट होने पर सब उचित है ऐसा माना जाता है, लेकिन यदि रिपोर्ट नॉन कंप्लायंट होती है तो हम मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करते हैं। ऐसी स्थिति में हम उन्हें सुधार के लिए 1 या 2 अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन यदि मैन्युफैक्चरर समय के साथ सुधार नहीं करता तो हमारे पास प्यूनिटिव एक्शंस लेने का भी प्रावधान है। ऐसे में मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है या उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आखिर में स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन के संदर्भ में BIS इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को क्या संदेश देना चाहता है? BIS की वो कोर फिलॉसफी क्या है जिससे वो इंडस्ट्री तक पहुंचना चाहता है? मैं इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों के लिए 2 बातें कहना चाहूंगा। इंडस्ट्री के लिए पहली बात यह है कि उन्हें मानकीकरण एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि मानकों के निर्माण में उनकी सहभागिता हो। उन्हें आगे आकर सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए क्योंकि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन अपेक्षित है। दूसरी बात, जब कोई मानक निर्धारित हो जाए तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार या अन्य संस्था के कहने की प्रतीक्षा किए बिना उसे सहजता से अपनाना चाहिए। मेरा मानना है कि यहां सबसे उचित कदम होगा। कंज्यूमर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि वे जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंतर्गत है या वॉलंटरी सर्टिफिकेशन के, और सर्टिफाइड प्रोडक्ट उपलब्ध है या नहीं। ये जानकारी कंज्यूमर के पास अवश्य होनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम देश भर में अपनी ब्रांचेस के जरिए ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमारी ब्रांचेस विभिन्न स्तरों पर इंडस्ट्री के साथ लगातार एंगेजमेंट करती रहती हैं। इंडस्ट्री हेतु हमारे प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैप्सूल कोर्सेज भी हैं जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। उन्हें केवल वेन्यू तक पहुंचना होता है। बाकी सभी व्यवस्थाएं BIS द्वारा की जाती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट का, जहां हम नवीनतम प्रयासों और टेक्निकल कमिटीज के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो समाज की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार लगातार नए स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहा है। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग। भारत में पहली बार BIS द्वारा
ISO के स्पेस सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस सब कमिटी ISO TC20 SC14 की 35वीं प्लेनरी तथा वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे, भारतीय मानक ब्यूरो के DG श्री संजय गर्ग तथा IN स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में 13 देशों से आए 100 से अधिक इंटरनेशनल डेलीगेट्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज के प्रतिनिधियों, इसरो तथा इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के एक्सपर्ट्स और एकेडेमिया से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में मिशन सेफ्टी, इंटरऑपरेबिलिटी तथा डेब्री मिटिगेशन सहित स्पेस सिस्टम्स के संपूर्ण लाइफ साइकिल के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया। BIS के मेडिकल इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 8 मई को ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लांट्स एंड एक्सेसरीज सेक्शनल कमेटी की 23वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज की समीक्षा की गई तथा पैनल एक्टिविटीज में स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। ISO एक्टिविटीज में BIS की भागीदारी को बढ़ाकर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन में भारत की सहभागिता को सुदृढ़ करना, टेक्निकल एक्सपर्टीज का प्रभावी योगदान सुनिश्चित करना तथा ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्लांट से संबंधित ISO TC150 एक्टिविटीज में योगदान देना। कार्यक्रम में इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, रेगुलेटरी बॉडीज, एकेडेमिया तथा हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों ने सहभागिता की। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, संबंधित जानकारी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।